नमस्कार साथियों, आपका इस मंजुल मेदिनी मंच पर बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हम क्लास 11th की NCERT की बुक पॉलिटिकल थ्योरी के सेकंड लेसन पर है। आज हम स्वतंत्रता के दो आयाम यानी कि सकारात्मक स्वतंत्रता एवं नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में जानेंगे। फिर भी आपको एक बार दोबारा बता दिया जाता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है जहाँ पर समुचित या उपयुक्त जो भी सही हो किसी व्यक्ति के लिए वहाँ तक की स्वतंत्रता देना या एक लिमिट तक की स्वतंत्रता देना ताकि दूसरा व्यक्ति भी स्वतंत्रता को उपभोग कर सके। जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है कि जिसमें बिल्कुल भी प्रतिबंध ना लगाए जाए या उसका जो स्व का क्षेत्र है यानी उसके कार्य करने की जो स्वतंत्रता है, उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, उसमें अधिक से अधिक स्वतंत्रता देना या किसी भी तरह की कोई भी प्रतिबंध ना लगाना। तो दोनों में अंतर है, हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। इस अध्याय में पहले हमने स्वतंत्रता के दो आयामों की चर्चा की थी। बाहरी प्रतिबंधों के अभाव के रूप में स्वतंत्रता यानी कि बाहरी प्रतिबंधों के अभाव में, यानी कि बाहरी प्रतिबंधों का अभाव जब हम कहते हैं यानी प्रतिबंध तो होंगे लेकिन वो कम होंगे, कम प्रतिबंध लगाए जाएंगे। और स्वयं को अभिव्यक्त करने के अवसरों के विस्तार के रूप में स्वतंत्रता, यानी कि स्वतंत्रता हमें जो दी जा रही है वह स्वयं को अभिव्यक्त करने के लिए है, या हम कह सकते हैं कि स्वयं को विकसित करने के लिए जो हमें अवसर प्रदान किए जा रहे हैं उसके रूप में स्वतंत्रता। राजनीतिक सिद्धांत में इन्हें नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता कहते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता उस क्षेत्र को पहचानने और बचाने का प्रयास करती है जिसमें व्यक्ति अनुल्लंघनीय हो, यानी कि जिसमें व्यक्ति पर कोई भी रोक टोक ना लगे, ठीक है, किसी भी तरह का उसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन ना हो, जिसमें वह जो होना, बनना या करना चाहे बन सके, कर सके। यानी अगर आप अपने लिए गलत स्टेप भी उठाते हैं तो उसकी भी मंजूरी दे दी जाए, लेकिन ऐसा सही नहीं है। यह ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें किसी बाहरी सत्ता का हस्तक्षेप नहीं होगा, यानी कि बाहरी सत्ता का किसी भी तरह का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा उसके अंदर, आप अपनी मनमानी कर सकते हैं। लेकिन नकारात्मक स्वतंत्रता का यह रूप सही नहीं है। जब हम एक सभ्य समाज में रहते हैं तो वहाँ पर स्वतंत्रता सभी के लिए आवश्यक है। अहस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का होना, अहस्तक्षेप का इस छोटे से क्षेत्र होने की जब हम बात करते हैं तो यह नकारात्मक स्वतंत्रता कहती है कि इस बात की स्वीकृति है कि मानव प्रकृति और मानव गरिमा को एक ऐसे क्षेत्र की आवश्यकता है जिसमें व्यक्ति दूसरों से अबाधित रूप से व्यवहार कर सके। अबाधित मतलब वह है मानव जो है प्रकृति के साथ या अपनी गरिमा को बनाने के लिए अबाधित, यानी जिस पर कोई भी रोक टोक ना हो, वैसा व्यवहार करे। यह क्षेत्र कितना बड़ा होना चाहिए और इसमें क्या क्या शामिल होना चाहिए, ये वाद विवाद के विषय हैं और बने रहेंगे, क्योंकि अहस्तक्षेप का क्षेत्र जितना बड़ा होगा स्वतंत्रता उतनी ही अधिक होगी। यानी स्वतंत्रता का क्षेत्र कितना बड़ा होगा, जितना अहस्तक्षेप होगा, यानी कि कम से कम हस्तक्षेप होगा, उतनी ही अधिक स्वतंत्रता होगी। हमें जो मानने की ज़रूरत है वह यह है कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा व्यक्ति के लिए एक ऐसे दायरे की बात करती है जो अनुल्लंघनीय। बार बार हम एक ही बात पढ़ रहे हैं कि नकारात्मक स्वतंत्रता की परंपरा क्या कह रही है कि वही एक ऐसा दायरा हो जहाँ पर कोई भी उल्लंघन ना हो। आप इसको शॉर्ट में समझ लें, जिससे व्यक्ति स्वयं को व्यक्त कर सके। अगर यह क्षेत्र बहुत छोटा है तो मानव गरिमा में कटौती होती है, यानी कि अगर आप सीमित कर देंगे तो यानी आप मानव गरिमा में कटौती कर रहे हैं, ऐसा कहना है नकारात्मक स्वतंत्रता को मानने वालों का। मिसाल के तौर पर ऐसे दायरे को चिन्हित करने के लिए यह सवाल पूछा जा सकता है। अब देखो किस सवाल को पूछने की बात कर रहा है वो, विद्यालय, खेल का मैदान, विद्यालय, खेल का मैदान और कार्यालय जैसी विभिन्न स्थितियों में पहनावे का चयन किया, ठीक है। ऐसा मामला है जो अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आता है। और क्या इसलिए यह ऐसा चयन है कि जिसमें कोई बाहरी सत्ता दखल नहीं दे सकती। अब वो आपसे पूछ रहा है कि जो विद्यालय है, खेल का मैदान है, कार्यालय है, वहाँ पर पहनावा क्या होगा,
उस पहनावे का चयन कौन करेगा? तो यह जो बात कही गई है यह अहस्तक्षेप के लघुत्तम क्षेत्र में आती है। अब वो कहता है कि क्या यह ऐसा मामला है कि इसमें कोई बाहरी सत्ता दखल ना दे, जिस व्यक्ति की जो मर्जी हो स्कूल में पहन कर जाए, खेल के मैदान में जैसे मर्जी कपड़े पहन कर जाए, मतलब यूनिफॉर्म उनकी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। दूसरी ओर वो कहता है कि या फिर ये ऐसा मामला है जिसमें कोई राज्य, धार्मिक सत्ता, आईसीसी या सीबीएसई जैसी कोई भी संस्था हस्तक्षेप कर सकती है, वही वह डिसाइड करे कि ड्रेस कोड क्या होगा। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क होता है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ। मैं हूँ का मतलब यानी कि मैं क्या सोचूंगा, मतलब मेरे को मैं अपने स्व से रिलेटेड निर्णय कहाँ ले सकता हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क यह स्पष्ट करता है कि व्यक्ति क्या करने से मुक्त है, मतलब वो यहाँ पर कह रहा है क्या करने से मुक्त है, कहाँ पर उसको छूट दी जाए। जबकि सकारात्मक स्वतंत्रता का तर्क क्या है, कुछ करने की स्वतंत्रता के विचार की व्याख्या से जुड़े हैं, यानी कुछ करने की बातें यानी क्या क्या करने की उसको छूट दी गई है। ये तर्क इस सवाल के जवाब में आते हैं कि मुझ पर शासन कौन करता है। जबकि नकारात्मक स्वतंत्रता में ये आपसे कई बार स्टेटमेंट पूछी जा सकती है कि वह कौन सा क्षेत्र है जिसका स्वामी मैं हूँ, तो यह स्टेटमेंट नकारात्मक स्वतंत्रता को स्पष्ट करती है कि सकारात्मक स्वतंत्रता को, तो आपका आंसर होगा नकारात्मक स्वतंत्रता को। और जब आपसे पूछा जाए कि कुछ करने की स्वतंत्रता या फिर मुझ पर शासन कौन करता है, तो ये जो शब्द है यहाँ पर इसका आंसर कौन होगा, सकारात्मक स्वतंत्रता। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे। इस प्रश्न का आदर्श उत्तर होगा कि मैं स्वयं पर शासन करता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता के विमर्श की एक लंबी परंपरा है जिसमें रूसो, हेगेल, मार्क्स, गांधी, अरविंद और इन विचारकों से प्रेरणा लेने वालों में देखा जा सकता है। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। यहाँ पर हम पॉजिटिव स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन रूसो, हेगल, मार्क्स, गांधी, अरविंद, ये जो मतलब कि जितने भी विचारक अभी हमने पढ़े, ये कौन सी वाली स्वतंत्रता की बात करते हैं, सकारात्मक स्वतंत्रता की, ठीक है। तो वह कहते हैं कि भाई कम से कम क्या होना चाहिए, रोक टोक होनी चाहिए। इनका कहना है कि जो राज्य है वह एक ऐसी संस्था है जो व्यक्ति को उसके विकास के लिए मतलब स्वतंत्रता प्रदान करता है, उसको अवसर प्रदान करता है कि वह अपना विकास कर सके, सर्वांगीण विकास कर सके, यानी कि हर क्षेत्र में, चाहे वह भौतिक हो, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो। इस परंपरा का सरोकार व्यक्ति और समाज के संबंधों की प्रकृति और स्थिति से है। यह परंपरा इन संबंधों को इस तरह सुधारना चाहती है कि किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास में कम से कम अवरोध रहे। यहाँ पर एक स्टेटमेंट दी गई है, आप इसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर लिखने में ये आपके काम आ सकती हैं। जैसे व्यक्ति एक पुष्प की तरह है, जब मिट्टी उपजाऊ हो और सूरज की रोशनी हो, पर्याप्त पानी हो और नियमित देखभाल हो, तभी वह खिल पाता है। यानी कि ये सारी चीज़ें तो जो उसको उपलब्ध हो रही है वह प्रकृति से मिल रही है ना। लेकिन वह जब अपना विकास करेगा तो वह खुद करेगा, उसकी अपनी स्वतंत्रता है। यहाँ पर व्यक्ति को अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए भौतिक, राजनीतिक एवं सामाजिक जगत में समर्थकारी सकारात्मक स्थितियों का लाभ मिलना ही चाहिए। यानी कि किस किस में उसने बोला है, किन किन क्षमताओं का विकास करने के लिए और कौन से क्षेत्र में, जैसे भौतिक, राजनीतिक और सामाजिक जगत में, कि उसको ऐसी सकारात्मक स्थितियां उपलब्ध कराई जाए कि वह अपना विकास कर सके। इसका अर्थ यह है कि व्यक्ति गरीबी, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास 2 टाइम की रोटी ही नहीं है और वो शिक्षा की बात कहाँ तक मतलब कि सार्थक साबित होती है। बेरोजगारी के कारण उसका जो विकास है वो अवरुद्ध नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसके पास पर्याप्त भौतिक साधन होने चाहिए। उसके पास निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर भी होना चाहिए। भौतिक साधन यहाँ पर आपके
एक तरीके से आपको आर्थिक रूप से इंडिपेंडेंट बनाने की बात कर रहा है। ठीक है। दूसरी ओर जब हम राजनीतिक क्षेत्र में देखते हैं तो जैसे आपको वोट का अधिकार दिया गया है, ठीक है, मतदान करने का अधिकार है, आपको इलेक्शन में खड़े होने का भी अधिकार है, तो यह निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर हुआ। ठीक है। या आप देखते हो कि आप सरकार की किसी नीति का विरोध कर रहे हैं तो आपको विरोध करने का भी अधिकार है, जिससे कि बनने वाले कानूनों में उसकी इच्छा की झलक हो या कम से कम प्राथमिकताओं को ध्यान में लिया जाए। सबसे पहले तो बुद्धि विवेक के विकास के लिए सबसे पहले में क्या चाहिए? शिक्षा। और अच्छा जीवन जीने के लिए जरूरी अन्य अवसरों तक व्यक्ति की पहुंच होनी चाहिए। अब सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षकार क्या मानते हैं? सकारात्मक स्वतंत्रता के पक्षधरों का मानना है कि व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है। अब देखो, उसने समाज को क्या माना है? इम्पोर्टेंट माना है, यानी कि व्यक्ति को समाज में रहकर ही स्वतंत्र, यानी कौन सी स्वतंत्रता की बात हो रही है? सकारात्मक स्वतंत्रता की। समाज से बाहर नहीं, व्यक्ति केवल समाज में ही स्वतंत्र हो सकता है, समाज से बाहर नहीं। इसलिए वह इस समाज को ऐसा बनाने का प्रयास करते हैं जो व्यक्ति के विकास का रास्ता साफ करें। क्यों? क्योंकि वह उनकी सहमति से बना है। उन्होंने अपने लिए कुछ निर्णय, कुछ नियम, कुछ कानून बनाए हैं जिनको वो फॉलो करेंगे और अपने लिए एक अच्छी व्यवस्था को बनाएंगे। दूसरी ओर नकारात्मक स्वतंत्रता का सरोकार अहस्तक्षेप के अनुल्लंघनीय क्षेत्र से है। इस क्षेत्र में बाहर समाज की स्थितियों से नहीं, यानी कि वह खुद के, यहाँ पर खुद को ज़्यादा स्वतंत्रता देने की बात की गई है, वो बाहर के समाज की स्थितियों से प्रभावित नहीं होता। नकारात्मक स्वतंत्रता अहस्तक्षेप के इस छोटे से क्षेत्र का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहेगी। हालांकि ऐसा करने में वह समाज के स्थायित्व को ध्यान में रखेगी। यानी वो कहता है कि वो अहस्तक्षेप का क्षेत्र जो है, छोटा सा क्षेत्र है ना, लघु क्षेत्र जिसको हम कहते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना चाहती है। कौन? नकारात्मक स्वतंत्रता। और वो यहाँ पर कह रहा है कि हालांकि ऐसा करने में वो क्या करेगा? समाज के स्थायित्व को भी ध्यान में रखेगा। आमतौर पर दोनों तरह की स्वतंत्रताएं साथ साथ चलती हैं, एक दूसरे का समर्थन करती हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि निरंकुश शासक सकारात्मक स्वतंत्रता की तर्कों का सहारा लेकर अपने शासन को न्यायोचित सिद्ध करने की कोशिश करे। तो ये बिल्कुल सही बात है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति का मतलब है कि मैं अपनी अभिव्यक्ति कैसे प्रकट करता हूँ, बोलकर, लिखकर, किसी चित्र के माध्यम से, ठीक है, या डांस के माध्यम से, किस तरीके से। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा अहस्तक्षेप के लघुतम क्षेत्र से जुड़ा हुआ माना जाता है। हम देखते हैं कि समय समय पर किस तरीके से इसके लघुतम क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है, यानी कि उसका विस्तार हुआ है। J.S. मिल ने सबल तर्क रखे हैं, इसको आप अंडरलाइन करेंगे कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए। यह इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है जो किसके द्वारा कही गई है? J.S. मिल के द्वारा। कई बार एग्जाम में इसको पूछा जा चुका है। बहुत बार किसी पुस्तक, नाटक, फिल्म या किसी शोध पत्रिका के लेख पर प्रतिबंध लगाने की मांग उठती है। किसी पुस्तक पर प्रतिबंध लगाने की मांग को इस चर्चा के आलोक में देखा जाए। अभी तक हमने स्वतंत्रता को विकल्प निर्धारण के रूप में देखा, जहां सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता के बीच फर्क किया गया, जहां हमने स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाएं लगाने की जरूरत को स्वीकार किया कि एक सभ्य समाज के लिए स्वतंत्रता पर न्यायोचित सीमाएं होनी चाहिए, लेकिन साथ ही यह भी माना कि इन सीमाओं को उचित प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नैतिक तर्कों के समर्थन की जरूरत होती है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बुनियादी मूल्य है। देखो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्होंने क्या कहा है? कैसा मूल्य है? बुनियादी मूल्य। ठीक है। जो लोग इसको सीमित करना चाहते हैं उनसे बचने के लिए समाज को कुछ असुविधाओं को सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। भाई, अगर आप चाहते हैं कि सभी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिले तो कई बार हमें उसके लिए असुविधा भी उठानी पड़ती है और हमें उस असुविधा को उठाने के लिए तैयार भी रहना चाहिए। तो यहाँ पर एक वोल्टेयर का कथन है जो बहुत फेमस है और कई बार ये स्टेटमेंट भी एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि यह स्टेटमेंट किसके द्वारा कही गई है। और वोल्टेयर क्या कहते हैं कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, लेकिन मैं मरते दम तक तुम्हारे कहने के अधिकार का बचाव करूंगा।
हम इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से कितनी गहराई से प्रतिबद्ध हैं। यहाँ पर हमें एक सोचने की ज़रूरत है कि हम कितने लोगों को अपनी बात कहने की का अधिकार देते हैं, चाहे हम उससे सहमत हो या असहमत। कई बार हम देखते हैं कि हम सामने वाले की बात को बिना सुने ही तर्क के आधार पर या कई बार कुतर्कों के आधार पर भी सामने वाले की बात को काटने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें वहाँ पर वोल्टेयर का कथन जो है वो याद रखना चाहिए। क्या है उनका कथन? कि तुम जो कहते हो मैं उसका समर्थन नहीं करता, नहीं पसंद मुझे जो बात आप बोल रहे हो, नहीं सही लग रही है मुझे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको बोलने का भी अधिकार नहीं दूं। ठीक है, तो बोलने का अधिकार सभी को, अपनी अभिव्यक्ति का अधिकार सभी को है, तो उसको अभिव्यक्त करने का अधिकार देना चाहिए। उसके बाद है, कुछ वर्ष पहले एक फिल्म निर्माता, यह एक स्टोरी टाइप में है, आप बस इसको सुने। दीपा मेहता काशी में विधवाओं पर एक फिल्म बनाना चाहती थी। यह फिल्म विधवाओं की व्यथा यानी कि उनके दुख को खोजना चाहती थी, लेकिन राजनीति के एक हिस्से द्वारा इसका ज़बरदस्त विरोध हुआ। विरोधियों को लगता था कि इसमें भारत को बहुत बुरे तरीके से प्रस्तुत किया जाएगा। उन्हें यह भी लगता था कि यह फिल्म विदेशी दर्शकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बनाई जा रही है और इससे प्राचीन नगर की बदनामी होगी। उन्होंने इस फिल्म को नहीं बनने दिया और परिणाम स्वरूप फिल्म काशी में नहीं बनाई जा सकी। बाद में यह फिल्म कहीं और बनाई गई। इसी तरीके से ओबरे मेनन की बुक है रामायण रिटोल्ड और सलमान रुश्दी की द सैटानिक वर्सेस समाज के कुछ हिस्सों में विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दी गई। द लास्ट टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट नामक फिल्म और मी नाथुराम बोलते नाम का नाटक भी अन्य समूहों द्वारा विरोध के बाद प्रतिबंधित कर दिए गए। इसमें से कुछ भी एग्जाम में पूछा जाना नहीं है, बस आप इसको रीड करें। इस तरह के प्रतिबंध आसान लेकिन अल्पकालिक समाधान है, क्योंकि यह तात्कालिक मांग को पूरा कर देते हैं, मतलब जैसे समाज में ज़रूरत होती है या अपने रोमांच के लिए। लेकिन समाज में स्वतंत्रता की दूरगामी संभावनाओं की दृष्टि से यह बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि इससे गलत मैसेज जाता है समाज में। क्योंकि जब हम एक बार प्रतिबंध लगाने लगते हैं तब प्रतिबंध लगाने की आदत विकसित हो जाती है। आपको पता है, हमने ये बात पहले भी पढ़ी थी कि हमें प्रतिबंध लगाने की आदत को विकसित नहीं करना चाहिए, बजाय इसके कि हमें क्या करना चाहिए, दूसरे की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को मौका देना चाहिए और थोड़ा सा अपने आप को सहिष्णु बनाना चाहिए, यानी सहनशील बनाना चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि प्रतिबंध कभी लगाया ही नहीं जाना चाहिए? ये भी मतलब नहीं है इसका। कई बार समाज में सच में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है या ऐसी चीज़ें आती हैं हमारे सामने कि उस पर प्रतिबंध लगाना आवश्यक हो जाता है। आखिरकार हम फिल्मों की सेंसरशिप भी तो करते हैं, बिल्कुल करते हैं। सेंसरशिप प्रतिबंध से अलग है, इस बात को आप नोट कर लेंगे। कई बार पेपर में स्टेटमेंट देकर पूछा जाता है कि क्या सेंसरशिप प्रतिबंध जैसी ही है या सेंसरशिप और प्रतिबंध दोनों एक ही है, तब स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। जिन सवालों पर अक्सर वाद विवाद होता है वे ये हैं कि किस स्थिति में प्रतिबंध लगाना चाहिए और किस में नहीं। क्या प्रतिबंध कभी नहीं लगाए जाने चाहिए? इसी से जुड़ी दिलचस्प बात यह है कि इंग्लैंड में जो राज परिवार के लिए काम करता है वह राजमहल की आंतरिक बातों के बारे में ना लिखने के लिए एक समझौते से बंधा होता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति राजमहल की नौकरी छोड़ने के बाद महल की राजनीति के बारे में कोई साक्षात्कार देना चाहे, लेख या पुस्तक लिखना चाहे, तो वह ऐसा नहीं कर सकता। क्या यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अन्यायपूर्ण प्रतिबंध है? अलग अलग तरह की सीमाएं वजूद में हैं, वजूद का मतलब अस्तित्व में, और वे हम पर विभिन्न स्थितियों में लागू होती हैं। इन प्रतिबंधों के बारे में सोचते समय हमें यह महसूस करने की ज़रूरत है कि जब ये प्रतिबंध किसी सामाजिक, संगठित सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक सत्ता या राज्य की शक्ति के बल पर लगाए जाते हैं। प्रतिबंध कौन लगाएगा? प्रतिबंध जाहिर सी बात है, जब समाज के किसी एक व्यक्ति या एक वर्ग के बारे में प्रतिबंध लगाने की बात आती है तो कोई या तो संगठित सामाजिक या धार्मिक या सांस्कृतिक
संगठन ही होगा। तब ये हमारी स्वतंत्रता की कटौती इस प्रकार करते हैं कि उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो जाता है। भाई हमारी स्वतंत्रता में कटौती कर देंगे, है ना, और फिर उससे क्या होगा, हम उनके खिलाफ कितना ही लड़ते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालांकि यह हम स्वेच्छापूर्वक या अपने लक्ष्यों और आकांक्षाओं को पाने के लिए कुछ प्रतिबंधों को स्वीकार करते हैं। तो जब हम खुद पर प्रतिबंध लगाते हैं या हम अपनी लिमिटेशंस तय करते हैं तो हमें बाहरी प्रतिबंधों का सामना करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आप देखोगे, अगर आप पहले से ही निश्चित दायरे में कदम उठाते हैं, कहने का मतलब है आप अपने से स्वयं से जुड़े हुए ऐसे फैसले लेते हैं। अगर मान लीजिए आप स्कूल जाते हैं और स्कूल से आप घर पर टाइम पर पहुंचते हैं, तो आपके पेरेंट्स को यह कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी बेटा जल्दी आओ या समय से आओ। और अगर आपका स्कूल का टाइम है 3 बजे ख़त्म होने का और आप आ रहे हैं 6 बजे 8 बजे, तो आपके पेरेंट्स क्या करेंगे, आप पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे। तो हमारी स्वतंत्रता उस प्रकार से सीमित नहीं होती। अगर हमें किन्हीं स्थितियों को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं किया जा रहा, तब हम नहीं कह सकते कि हमारी स्वतंत्रता की कटौती की जा रही है। भाई जब हमें किसी खास स्थिति को स्वीकार करने के लिए बाध्य ही नहीं किया जा रहा, तो हम कैसे मान लेंगे कि हमारी स्वतंत्रता में कमी आई है? बिल्कुल नहीं आई है। हमने यह कहते हुए शुरुआत की थी कि स्वतंत्रता बाहरी प्रतिबंधों का अभाव है, और अब हम यह महसूस कर चुके हैं कि स्वतंत्रता हमारे विकल्प चुनने के सामर्थ्य और क्षमताओं में छुपी होती है ना। हमें जो जगह जगह पर अवसर दिए जाते हैं, समय समय पर अवसर दिए जाते हैं, चाहे वो शैक्षिक क्षेत्र में हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र में हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में हो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो, तो वहाँ पर हम स्वतंत्रता का भरपूर लाभ उठाते हैं, है ना। स्वतंत्रता का भरपूर लाभ भी यहाँ पर सकारात्मक शब्द है, इसे नकारात्मक में कतई ना लेकर जाएं कि मतलब उसको पूरी छूट दे दी गई है कुछ भी करने की, नहीं, उसकी भी एक लिमिटेशंस है, मर्यादा है। लेकिन आपको जब भी कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है, तो आप खुद यह महसूस करते हैं कि आपको एक स्वतंत्रता आप महसूस कर पाते हैं, ठीक है, जो आपको उसकी जो अनुभूति होती है वो बहुत ही सुखद होती है। और जब हम विकल्प चुनते हैं तो हमें अपने कार्यों और उसके परिणामों की जिम्मेदारी भी स्वीकार करनी चाहिए। वही अगर मैंने कोई स्टेप उठाया है तो उस स्टेप का रिजल्ट क्या होगा, तो वह मेरी डिसीजन मेकिंग का ही नतीजा है, मैं उसको दूसरे पर नहीं थोप सकती। इसलिए स्वतंत्रता के अधिकतर पक्षधर लोग मानते हैं कि बच्चों को माता पिता की देखभाल में रखा जाना चाहिए। सही निर्णय लेने, उपलब्ध विकल्पों को विवेकपूर्वक जांचने और अपने कार्यों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेने की हमारी क्षमता का जितना विकास शिक्षा और निर्णय निर्माण के परिष्करण से होता है, या परिष्कार का मतलब या परिष्करण का मतलब होता है परिमार्जित होना, उसमें और ज़्यादा शुद्धता आना, उतनी ही ज़रूरत इसको राज्य और समाज की सत्ता को सीमित करके पालने पोषने की है। यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, लेकिन हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट J.S. मिल का पढ़ते हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर बताया गया है कि स्वतंत्रता, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपने आप में कितनी विस्तृत है। या हम किसी के बोलने के अधिकार को महत्व नहीं देते, या हम उसको सुनते या समझते नहीं हैं, तो यह मतलब कि गलत हो सकता है। 19वीं शताब्दी के ब्रिटेन के एक राजनीतिक विचारक जॉन स्टुअर्ट मिल ने अभिव्यक्ति तथा विचार और वाद विवाद की स्वतंत्रता का बहुत ही भावपूर्ण पक्ष प्रस्तुत किया है। अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में उन्होंने 4 कारण पेश किए, और वो 4 कारण किस चीज़ के लिए है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता उन्हें भी होनी चाहिए जिनके विचार आज के समय में हम कह सकते हैं गलत है, या हमें लग रहा है वो भ्रामक हो, ठीक है, लेकिन अभिव्यक्ति का अधिकार उनको भी होना चाहिए। अब पहला कारण क्या बताया गया है? पहला कारण तो यह है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता, और ना ही पूरी तरह से हम उसको सही कह सकते हैं। लेकिन वह कहता है कि कोई भी विचार पूरी तरह से गलत नहीं होता, जो हमें गलत लगता है उसमें सच्चाई का तत्व होता है। अगर हम गलत विचार को प्रतिबंधित कर देंगे तो इसमें छुपे सच्चाई के अंश को भी खो देंगे। यानी कि आज जो हमें गलत लग रहा है, हो सकता है वह आने वाले में सत्य हो जाए, और जो आज सत्य लग रहा है हो सकता है आने वाले समय में वह गलत हो जाए। आज जिसे हम सत्य मान रहे हैं, हो सकता है कि भविष्य में तो वह सत्य ही रहे, लेकिन पास्ट में उसको सत्य नहीं माना गया।
दूसरा कारण पहले कारण से जुड़ा है। सत्य स्वयं में उत्पन्न नहीं होता। सत्य कहाँ से आता है? विरोधी विचारों से आता है। जब विरोधी विचारों में टकराव होता है तब सत्य की उत्पत्ति होती है। तो जो विचार आज गलत प्रतीत होता है वह सही तरह के विचारों के उदय में बहुमूल्य हो सकता है। तीसरा, विचारों का संघर्ष केवल अतीत में ही मूल्यवान नहीं था, बल्कि हर समय में इसका सतत महत्व है ना? क्योंकि हमारे जो विचार हैं वो क्या होते हैं? बदलते रहते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं स्थितियों के हिसाब से। सत्य के बारे में यह खतरा हमेशा होता है कि वह एक विचारहीन और रूढ़ उक्ति में बदल जाए। जब हम इसे विरोधी विचार के सामने रखते हैं तभी इस विचार का विश्वसनीय होना सिद्ध होता है। अंतिम बात यह है कि हम इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं हो सकते कि जिसे हम सत्य समझते हैं वही सत्य है। कई बार जिन विचारों को किसी समय पूरे समाज ने गलत समझा और दबाया था, बाद में सत्य पाए गए। कुछ जो समाज हैं ऐसे विचारों का दमन करते हैं जो आज उनके लिए स्वीकार्य नहीं है, लेकिन ये विचार आने वाले समय में बहुत मूल्यवान ज्ञान में बदल सकते हैं। हो सकता है कि उस बहुमूल्य बन जाए, बहुत मूल्यवान बन जाए। दमनकारी समाज ऐसी संभावनाशील ज्ञान के लाभों से वंचित रह जाते हैं। जो समाज दमन करेगा उनका, तो वहाँ पर ये ज्ञान आ ही नहीं पाएगा, है ना? जो विरोधी विचारों से निकल कर आया है वह सत्य कभी सामने ही नहीं आएगा, जिसको आज हम गलत समझ रहे हैं। तो आज हमने स्वतंत्रता के सेकंड चैप्टर को समाप्त कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।